जय हिंद। एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। और अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तत्काल मेरे साथ जुड़ जाइए और बहुत अच्छे से मेरे यहाँ संस्थान में क्लास लिया जा रहा है। डेली 5 से 6 घंटे का क्लास आपको दिया जा रहा है, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक। ओके। और यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का क्लास इस समय चल रहा है और यह एकदम फ्री है मेरे द्वारा, एकदम फ्री, क्योंकि आप लोग ही मेरे परिवार हैं। और इसलिए दिया जा रहा है कि मैं दिल्ली तक, मुखर्जी नगर तक मैं पढ़ाया और देखा कि इन प्रेजेंट में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो सारे कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग है, सब कमर्शियल हो गए हैं। फिक्स लेक्चर में आपको पढ़ाया जा रहा है और नए नए बच्चे जा रहे हैं जिनको सिलेबस भी नहीं पता है, 400-500 के क्लास में बैठ जा रहे हैं। पीछे तो सिर्फ आवाज़ उनकी पहुंचती है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट भी आकर के पढ़ रहे हैं जो दिल्ली से गो बैक हुए हैं प्रयागराज में। और प्रयागराज में जो बड़ी संस्थाएं हैं दिल्ली की, कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाम तो नहीं लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वहाँ से पढ़े स्टूडेंट भी आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाया, इसलिए कि हम पूछ ही नहीं पाते थे। अब आप सोच लीजिए, आप जो है 1.5 से 2 लाख फीस भी दे रहे हैं, 85,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आप फीस दे रहे हैं। और फिर आप टीचर से, और टीचर मिलते भी नहीं हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जैसे लग रहा है कि डॉक्टर हैं लोग। अब सोचिए, टीचर, गुरु शिष्य से जब तक कोरिलेशन नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, आप समझ क्या पाएंगे? आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आपका कॉन्सेप्ट, आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, टीचर कह रहे हैं 2 दिन बाद मिलेंगे, तो फिर ऐसे टीचर किस काम के? ऐसे गुरु शिष्य का संबंध किस काम का? तो आप लोग छोड़ दीजिए, आप इस सुपरस्टिशन अंधविश्वास में न रहिए। दिल्ली की संस्थाओं में जहाँ 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे भी उनको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो तो इंटरव्यू के बच्चों का फोटो लगाते हैं, जहाँ पर फ्री इंटरव्यू क्लास देते हैं, सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि हम फोटो लगा सकें। तो इसलिए इस भ्रम से आप बाहर निकलिए। और गार्जियन से भी मैं कहूँगा कि आप बड़ी बड़ी होल्डिंग देख करके मत जाइए। एक दिन मेरा भी बहुत बड़ा होल्डिंग लग जाएगा और आप देखिएगा आप लोग, लेकिन फिर भी मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा। तो आप लोग प्रिय मेरे जो शिष्य हो, आप लोग आ जाओ, पढ़ लो और देखो, मैं प्री क्वालिफाई करवा दूंगा, मेंस भी क्वालिफाई करवा दूंगा, फाइनल सिलेक्शन भी दिलवा दूंगा। बहुत बच्चे पढ़ के निकल के चले गए हैं। ओके। मैं अभी तक प्रचार इत्यादि नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमने भी शुरू कर दिया है कि नहीं, जरूरी है ये बच्चों यानी कंपटीटर तक पहुंच बनाने के लिए, ये जरूरी है कि आप तक मैसेज पहुंचे। तो आइए, इस सेशन में हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वह टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इस पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये पाते हैं कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर हम लोग देखते हैं तो फाउंडेड कब हुआ, स्थापित कब किया गया, तो 1885 में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। और उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन साहब थे। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके एक सेशन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और वह है, यह कांग्रेस की स्थापना तो हुई, ठीक है, इस कांग्रेस की स्थापना के द्वारा भारतीय राजनेताओं को एक फायदा हुआ, यानी भारतीयों को, ऐसे कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए यह फायदेमंद इंस्टीट्यूट था, यानी संस्था थी। अब आप कहेंगे कैसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंस्टीट्यूट था यानी संस्था थी, बहुत ही बेनिफिशियरी थी, लाभप्रद थी। कैसे? क्योंकि जो भी ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को दुख होता था, तकलीफ होती थी, या कह लीजिए कि ब्रिटिश सरकार के शोषणवादी नीति के शिकार हम भारतीय होते थे, तो इस संस्था के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात रखते थे और रखने में सफल भी थे। तो यह संस्था सफल भी थी, चली आ रही थी। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं, लगभग 22 वर्ष तक संस्था चली और इस संस्था में जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे,
लेकिन धीरे धीरे जब आप जानते हैं कि सोसाइटी समाज में पढ़े लिखे लोगों में भी दो ग्रुप होता है या दो क्लास होता है या दो वर्ग होता है। एक थोड़ा सा शांत वर्ग होता है, शिथिल वर्ग होता है, जिसे नरमपंथी आप कहते हैं, नरम दल के लोग, और थोड़ा एक एग्रेसिव विचारधारा के भी होते हैं, उनको तत्काल रिजल्ट चाहिए। ओके, वह अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा गर्म विचारधारा का प्रयोग करते हैं, एग्रेसिव होकर के उग्र विचारधारा आप कह लीजिए, तो उग्र विचारधारा के माध्यम से या उग्र मार्ग अपना करके, रास्ता अपना करके वह अपनी बात मनवाते हैं। तो यह दो ग्रुप इसमें चल रहा था और यह समय आया कि आगे बढ़ करके यही उग्रवादी विचारधारा या उग्र विचारधारा के लोग, जो एग्रेसिव विचारधारा क्लास के लोग थे यानी वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग थे, इन लोगों के द्वारा क्या हुआ कि वैचारिक मतभेद उस समय बढ़ गया और वह दौर था 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल का विभाजन 1905 का यह समय है, दौर है, बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता है और बंगाल प्रांत कह लीजिए, उस समय प्रेसिडेंसी कहा जाता था ब्रिटिश काल में। यह बंगाल जो प्रांत था सबसे बड़ा था पॉपुलेशन की दृष्टि से भी दैट टाइम, और एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी यह बहुत बड़ा था। तो ब्रिटिश सरकार ने, और पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर थे, इसलिए कि बंगाल ही सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से के संपर्क में आया। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमारे देश में, भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से या क्या हुआ, 1857 में 3 यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई, स्थापित की गई, और वह कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटियाँ, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, तो अब आधुनिक यानी पाश्चात्य विचारधारा ज्ञान विज्ञान से भारतीय भी परिचित हुए और बहुत से ऐसे भारतीय भी थे जो संपन्न फैमिली, जमींदार वर्ग से बिलोंग करते थे, फैमिली से बिलोंग करते थे, वह इंग्लैंड जा करके शिक्षा भी प्राप्त की, जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम ज़्यादा फेमस है, महात्मा गांधी जी हैं, तमाम ऐसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, तमाम ये लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर और इसके बाद अन्य शिक्षाएं भी ग्रहण किए। तो यह कांग्रेस में, इस कांग्रेस संस्था में पढ़े लिखे वर्ग के लोग ही जुड़े प्रारंभ में, शुरू में, और फिर इन लोगों ने क्या किया, प्रार्थना पत्र और आवेदनों के माध्यम से अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। लेकिन 1905 का जो दौर आया, बंगाल प्रांत को डिवाइड करने का, यानी बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। चलो ठीक है, यहां तक तो बात सही थी, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। भारतीय इसको भी मानने को तैयार थे और विभाजन करने वाले जो वायसराय थे, वायसराय का जो नाम था लॉर्ड कर्जन साहब। तो लॉर्ड कर्जन साहब उस समय वायसराय थे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, लॉर्ड कर्जन साहब ने कहा कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन करने में दिक्कतें आ रही है, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। चलो ठीक है, भारतीयों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने में या प्रशासन करने में आपको दिक्कतें हो रही है तो आप कर लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो विभाजन का, डिवाइडेशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन का जब स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया, ओके, और वह डेट है 19 जुलाई 1905 को, ओके, बैठक हुई, वायसराय ने अपने काउंसिल यानी कार्यकारिणी का बैठक किया। इसके बाद 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा और बंगाल का विभाजन करने का डेट भी घोषित कर दिया, और वह डेट घोषित किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए ठीक है, लेकिन जब विभाजन की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए नहीं, अपितु सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि सांप्रदायिक आधार पर कैसे विभाजन किया गया? बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे, और मुस्लिम लोग का जो बहुल एरिया था पॉपुलेशन वो, और हिंदू लोगों का जो बहुल एरिया था पॉपुलेशन, इस आधार पर उन्होंने विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दिया, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। लेकिन विभाजन का जो बेस था, जो आधार था, वह क्या था? धर्म, ओके, सेक्ट को लेकर के, संप्रदाय के आधार पर, कि जब बांट दिया जाएगा तो डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो की पॉलिसी उनकी, कि मुस्लिम लोगों को अलग कर देंगे और हिंदुओं को अलग कर देंगे, मुस्लिम लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, जिससे जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में
प्रारंभ है या चल रहा है 1885 से जो शुरू हो गया था फर्स्ट फेज, उसको जो अनवरत उसे गति मिल रही है उसको क्या कर दिया जाएगा, शिथिल कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, नियंत्रित कर दिया जाएगा। उद्देश्य यह था। लेकिन जब भारतीयों को यह पता लगा कि यह तो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक दिक्कतों के चलते, यानी प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए हम विभाजन कर रहे हैं, तब भारतीयों ने नाराज हो गए। भारतीयों द्वारा कहा गया कि भाई आपको प्रशासनिक दिक्कतें हैं तो उसके आधार पर विभाजन करिए, इस सांप्रदायिक आधार पर क्यों विभाजन कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी भारतीयों द्वारा समझ लिया गया और 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने इसका विरोध करने का निश्चय किया और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया बिना किसी भेदभाव के। और 16 अक्टूबर को बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिस दिन से विभाजन प्रभावी हुआ। ओके, यानी बंग भंग का मतलब है कि बंगाल का जो विभाजन किया जा रहा है उसे भंग किया जाए, रद्द किया जाए। और उसी दिन हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक दूसरे के कलाई यानी हाथ में राखी बांध करके भाईचारे की भावना को प्रस्तुत किए। लोग एक दूसरे को गले लगाए, ब्लैक डे काला दिन मनाया, यानी काला दिवस के रूप में इन लोगों ने मनाया। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट आंदोलन भी उसी दिन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन से तात्पर्य था कि ब्रिटेन से जो वस्तुएं आ रही हैं, यूरोप से जो वस्तुएं आ रही हैं, अब ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जा रहा है, यानी विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, उसे हम नहीं खरीदेंगे। यानी मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी वस्तुओं को हम आत्मसात करेंगे या विदेशी स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएंगे। ओके, तो यह बहिष्कार शुरू हो गया। आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा और इस आंदोलन को, इसी बंगाल विभाजन को लेकर के इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो जो विचारधाराएं थी वह बहुत ही एग्रेसिव हो गई। और एग्रेसिव कौन सा ग्रुप हुआ, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी कांग्रेस पार्टी में दो विचारधारा आ गई थी और वह दोनों विचारधारा यहां पर पूर्ण रूप से ओपन हो गई। अभी तक तो हाइड थी, छिपी थी, मतलब आपस में लोग वैचारिक मतभेद हो जाता था लेकिन फिर मेल मिलाप हो जाता था। लेकिन यहाँ पर 1907 का जो समय है वह 1907 में क्या हो गया, एकदम उग्र रूप धारण हो गया। अब बंगाल, उसके रीजन क्या था, इस उग्र रूप को धारण करने का रीजन क्या था, बंगाल का विभाजन। अब वह कैसे था, तो यहाँ पर देखिए गरम दल और नंबर 1 फर्स्ट और नंबर 2 यहाँ पर गरम दल और यहाँ पर नरम दल। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को, गरम दल और नरम दल। कभी जल्दी जल्दी में गरम दल को नरम दल भी निकल जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। गरम दल और नरम दल दो रूपों में विभाजित हो गया। गरम दल में देखा जाए, एक गरम दल है जिसको हम लोग उग्र विचारधारा के लोग कहते हैं, उग्र विचार धारा वाले लोग। और इसमें कौन थे मुख्य रूप से, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष साहब, ये लोग प्रमुख थे। और इसमें नरम दल में देखा जाए तो दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, यशयन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। तो यह सारे नेता थे, ठीक है। ये नरम दल के लोग थे और ये गरम दल के। अब 1907 में यह सेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का, सूरत में हुआ। सूरत सेशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और वह भी क्या हुआ
ताप्ती नदी के किनारे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सूरत में ताप्ती नदी, आप जानते हैं सूरत ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है, ताप्ती नदी के किनारे। ओके, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरत सेशन 23वां 23rd, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए, कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई टीचर हिस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकता है, आप पढ़ के प्रयागराज में देख लीजिए। ओके, तो यह गरम दल और यह नरम दल हो गए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, ओके, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इधर गरम दल में यानी उग्र विचारधारा में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अब इसमें गरम दल में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व कर रहे थे। ओके, अब इन लोगों का, इस गरम दल के लोगों का यह प्रयास था कि सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत में सेशन 1907 में आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता गरम दल के हाथ में जाए, यानी गरम दल वाले व्यक्ति करें। कारण क्या था कि जो बंगाल विभाजन था, बंग भंग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, बहिष्कार या बॉयकॉट मूवमेंट था, आंदोलन था, ये इन लोगों का यानी गरम दल यानी उग्र विचारधारा के लोगों का मानना था कि पूरे देश में इसे चलाया जाए। ओके, जबकि इस नरम दल के लोगों का क्या कहना था? नरम दल के लोगों का यह मानना था कि अगर पूरे देश में चलाया जाएगा और उग्र रूप में होकर चलाया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे 5 मिनट में समाप्त कर देगी। क्यों? क्योंकि जब उग्र विचारधारा होगा तो ब्रिटिश सरकार के पास कानून है, ब्रिटिश सरकार के पास पूरे फोर्स है, ब्रिटिश सरकार के पास पूरी ताकत है, पूरा पावर है, पूरा कानून है, और 5 मिनट में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बैन कर देगा वह, और सभी नेताओं को जेल में डाल देगा। फिर पूरी तरह से पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। आगे फिर हम लोग आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचेंगे, यानी करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे, और सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार कानून के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास की सजा दे देगा, काले पानी की सजा दे देगा। जो ज़्यादा उग्र रूप में आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हो सकता है मृत्युदंड की भी सजा दे दी जाए। इस प्रकार से इस पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, इसको जीवित रखने के लिए इस नरम दल के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, और फिर गरम दल के लोगों की विचारधारा का उल्लंघन किया, अवहेलना किया, और कहा कि नहीं भाई, और इन लोगों, इस गरम दल के लोग यानी उग्र विचारधारा के लोगों को प्रेसिडेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सेशन की अध्यक्षता करने से रोक दिया। उनको अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया, अपितु रास बिहारी घोष को, ध्यान रखना है, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित किया गया। और पढ़े लिखे थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष इनका पूरा नाम था, तो यह पढ़े लिखे थे और नरमपंथी विचारधारा के थे। और जब इनको घोषित कर दिया गया, और यह सेशन 26-27 दिसंबर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लास्ट वाले मंथ में दिसंबर में ही इस कांग्रेस का सेशन आयोजित किया जाता है। आज भी किसी अन्य कारणों से डेट में चेंज कर दिया गया तो बात अलग है। तो 26-27 दिसंबर 1907 को सूरत में ताप्ती नदी के किनारे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन का प्रारंभ किया गया। अध्यक्ष कौन? तो रास बिहारी घोष साहब अध्यक्ष। अब इस सेशन का ही विरोध इस गरमपंथी नेताओं ने किया, और इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और उसी में ऐसा माना जाता है कि गरम दल के लोगों के तरफ से, गरम दल के लोगों की ओर से इस नरम दल के नेताओं के ऊपर जो है शूज यानी जूते फेंके गए, जूते चप्पल फेंके गए, और वह जूता आकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता के फेस यानी मुंह पर लगा। ओके, जिससे स्थिति बिगड़ गई, और एक दूसरे पर गरम दल के लोगों ने चेयर, कुर्सियां इत्यादि तोड़ दिया। इन लोगों के ऊपर, नरम दल के लोगों के ऊपर काफ़ी जो है कि जूते, चप्पल और फिर कंकड़ पत्थर भी फेंके गए, काफ़ी लोग चोटिल भी हो गए। और इस प्रकार यह सूरत सेशन देखा जाए तो पूरी तरह से असफल हो गया। क्यों? क्योंकि वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया नरम दल और गरम दल में कि जो गरम दल के लोग थे काफ़ी उग्र हो गए, और उग्रता के चलते इन लोगों ने इस अधिवेशन को चलने नहीं दिया, और फिर इस सूरत सेशन को समाप्त करना पड़ा 2 दिन के अंदर ही। पर इसका रिजल्ट क्या निकल गया?
रिजल्ट यह निकल गया कि जिस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई थी, वह 1907 में आते आते दो भागों में डिवाइड हो गई, विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में। तो इस प्रकार इस कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ी 1907 में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अगर फूट पड़ गया तो दूसरा रिजल्ट क्या है, जो कथन कारण से आपको क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वीक पड़ गई, कमजोर हो गया, क्योंकि लोग डिवाइड हो गए ना, दो ग्रुप बन गया ना। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल गया। मौका यह मिल गया कि जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, जिनके द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था और उग्र रूप में होकर के ब्रिटिश सरकार की नीतियों का खंडन कर रहे थे और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या का भी प्रयास किया गया, तो उससे क्या हो गया कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी आ गए। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इन उग्र विचारधारा के लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया आगे चल के, जिसमें अरविंद घोष साहब भी थे। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक साहब भी थे। तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। ओके, और 1906 में ही ब्रिटिश सरकार क्या की थी कि ढाका में यानी बंगाल में मुस्लिम लीग पार्टी का गठन करवा दिया था। तो मुस्लिम वर्ग भी अलग हो गया और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि यह स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कह लीजिए, बाइकाट आंदोलन थोड़ा वीक पड़ गया, कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर भी इसे आगे बढ़ाया गया। ओके, भारतीयों द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वीक पड़ गई, कमजोर पड़ गई। लेकिन फिर आगे चल करके देखा जाए तो फिर 1914 के पश्चात तिलक पुनः सक्रिय होते हैं और जेल से छूट जाते हैं, और फिर आगे चल करके फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक चला। तो इस वर्ल्ड वार के दौरान फिर 1916 में आगे डिटेल एक एक को उठा करके देखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पर 1907 का जो सूरत अधिवेशन था पूरी तरह से विफल हो गया, और फिर इसी जगह 1906 में देखा जाए तो मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने अलग करने में सफलता पाई, और 1907 के सूरत सेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए। आगे चल करके फिर 1914 के बाद एक बार प्रयास पुनः किया गया, और 1916 में पुनः नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर यानी सेशन में एक साथ उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ तत्काल देखा जाए तो 1907 का जो रिजल्ट था सूरत सेशन, इसमें दोनों विचारधाराएं अलग अलग हो गई। तो यह बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप लोग इसको देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। और आप लोग इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे तत्काल आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि कंटिन्यू क्लास लेते रहें, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके।